जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला को आज हम सिर्फ 5 मिनट में इसको कवर कर लेंगे हम हिंदी वर्णमाला को। और आपके 37 में से 37 यानी कि ये 74 नंबर वाली क्लास है। तो ये आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए बिना देरी करे इसको शुरू करते हैं। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो आगे जो आएंगी वो आप पर समय पर पहुंच जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो आइए बिना देरी करें इसको शुरू करते हैं। जैसे कि पहले हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, कोई भी व्यंजन पूरा है तो उसमें अवश्य जुड़ता है। यानी कि सबसे पहले मैं हिंदी व्याकरण में बता दूं कि कुल वर्ण कितने होते हैं। 52। वर्णमाला में वर्ण और माला दो शब्दों से मिलकर बनी है। वर्ण में स्वर और व्यंजन आते हैं। सभी स्वर ए आ ई आदि ये सभी स्वर होते हैं। और हलंत युक्त व्यंजन ये व्यंजन होते हैं। यदि कोई भी व्यंजन में हलंत लगा है तो व्यंजन आधा है, उसमें स्वर नहीं है। यानी कि स्वर रहित व्यंजन जितने भी होते हैं उनमें हलंत लगता है। इसको आप ऐसे जान लोगे, जैसे कि कै हलंत ए जुड़ा हुआ होता है तब पूरा अक्षर कै बनता है। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि स्वर या ध्वनि, भाषा की लघुत्तम इकाई, सबसे छोटी इकाई आपसे जो है ध्वनि बताई जाती है। तो ध्वनि जो है भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। इसको आप आगे देखेंगे। अक्षर या वर्ण, ये क्या होता है? भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई, दृश्य या मूर्त इकाई पूछा था आपसे तो आपको बताना है अक्षर या वर्ण। इसके बाद है शब्द सार्थक दृष्टि से, यानी कि सार्थकता की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई आपकी होगी शब्द। इसके बाद आता है पद या रूप। भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई क्या होती है? पद या रूप। इसके बाद होती है वाक्य। वाक्य क्या है? भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई। पूर्ण सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य। जैसे कि शब्द है आम, तो मैं आम आदमी हूँ, ये पद है। मुझे आम खाने हैं। तो वर्णों का वह समूह जो सार्थक व स्वतंत्र शब्द कहलाता है उसको वर्ण कहते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे हम नोट। एक नोट पॉइंट भी है। जैसे कि वर्णों का वह समूह जो स्वतंत्र रूप से लिखा जाए शब्द कहलाता है, और जब वह किसी वाक्य में प्रयोग किया जाए तो पद कहलाता है। वाक्य का पद हो जाता है वो। इसके बाद है पतंजलि ने भी अपने महाभाष्य में स्वर और व्यंजन की परिभाषा बताई है। यह आपके में नहीं पूछी जाएगी, ये तो मैं आपकी जानकारी के लिए लेकर आया हूँ। जैसे कि वर्णमाला, वर्णों का क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद है वर्णों का समुदाय। ये किसने कहा है वर्णमाला को? कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। अब आते हैं वर्णमाला को शुरू करते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 11 स्वर्ण होते हैं। वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। कुल 44 वर्ण माने हैं इन्होंने। और वैसे वर्णमाला में होते कितने हैं? कुल 52 वर्ण। इसके बाद है हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं, 10 मात्राएं होती हैं, 12 खड़ी पाई होती हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। 11 स्वर कौन से हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ऊ, री, ए एडी, ओ ओखली, ये सभी। और इसके बाद होती हैं 10 मात्राएं। कौन कौन सी होती हैं? ए को छोड़कर जितनी भी ये सभी मात्राएं लगती हैं स्वर वाली, ये सभी मात्राएं कहलाती हैं। तो इसलिए वो 11 स्वर होते हैं, उसमें ए को छोड़कर मात्राएं 10 हो जाती हैं इनकी। इसके बाद आती हैं 12 खड़ी। तो खड़ी पाई, जैसे कि ए आ ई ऊ, ये सभी लगकर कै में लगाकर देखेंगे हम। जैसे कि कै में कै, कै में आगे विसर्ग कै, आ, की, कु, ये सभी जो हैं खड़ी पाई लग जाती हैं। इसके बाद होती हैं नोट। 12 खड़ी का सुझाव सावरकर बंधु ने दिया जाता है। जैसे कि अयोगवा होते हैं 2। हमारे अयोगवा कौन कौन से होते हैं? अंग से अंगूर और अणे खाली, ऐसे याद रखेंगे। इसको अनुस्वार कहते हैं। और अणे
ए के आगे जब विसर्ग लग जाते हैं तो इसको विसर्ग कहते हैं। इसके बाद होते हैं अयोगवाह। अयोगवाह यानी कि बिना योग के बहन रहन करने वाला। जैसा टंकन, टंकन किस किस स्वर व्यंजन से मिलकर बना है? तो टे पे हलंत लगेगा, ए के साथ जुड़ेगा, कै पे अंग की मतलब अंग से अंगूर वाला जो है बिंदा लगेगा ये, और कै और ए, ने और ए, ये सभी मिलकर टंकन बनाते हैं। इसके बाद आते हैं स्वर। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से लिखे या बोले जाते हैं उनको स्वर कहते हैं। मात्रा केवल स्वरों की होती है, इसको भी आप याद रखेंगे। कालमान, उच्चारण में लगा समय, ये कालमान कहलाता है। इसके बाद मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। ह्रस्व स्वर एकमात्रिक स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर होते हैं, और प्लुप्त स्वर त्रिमात्रिक होते हैं। जैसे कि राम, ओम, ये सभी दीर्घ उच्चारण वाले प्लुप्त स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर एक मात्रा वाले होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं द्विमात्रा वाले। इसके बाद देखेंगे वर्णमाला उत्पत्ति के आधार पर वर्ण वर्गीकरण। पहला, मूल स्वर कितने होते हैं? 4, ए, ई, छोटा ऊ, री। जैसे कि आपको संधि में दिखता होगा, जैसे ए और ए मिलकर क्या बनाते हैं? आ, ये होते हैं दीर्घ स्वर। जैसे छोटी ई बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनाती है, ऊ मिलकर, तो ये सभी दीर्घ स्वर होते हैं, जो कि संधि स्वर भी इनको कहते हैं। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? मिश्रित विकृत स्वर या विस्पर्श स्वर। जैसे कि ए और ई, ये ए बनाते हैं, और ए मिलकर ये क्या बनाते हैं? ए डी, ये वृद्धि संधि का उदाहरण होता है। ए और ऊ, ये सभी गुण संधि। ए और ओ, ये बनाते हैं वृद्धि संधि। इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे कि दीर्घ स्वर ये होते हैं और संयुक्त स्वर ये होते हैं। मूल स्वर होते हैं ए, ई, ऊ, री। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। सजातीय क्या होते हैं? जैसे कि सवर्ण यानी कि ए, आ, ई, ये सभी एक ही जाति के जो होते हैं इनको सजातीय कहते हैं। विजातीय जो विपरीत होते हैं, जैसे ए, ई, ऊ, ये सभी विजातीय होते हैं। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कंठ से ए, आ देख लो, आप इनको बोलकर भी देख सकते हो। ई, ये तालव्य से है, ऊ, ये होष्ठ से है। इसके बाद री मूर्धा, ए डी कंठ तालव्य, ओखली कंठोष्ठ, और ये अनुस्वार ए कंठ नासिक्य, और ये कंठ से काकल्य वर्ण भी इसको बोला जाता है। इसके बाद है उच्चारण का कालमान की मात्रा कहा जाता है। उच्चारण के कालमान को मात्रा कहा जाता है। ये किसने बोला है? कामता प्रसाद गुरु ने। लिंग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो पुल्लिंग स्वर कौन कौन से होते हैं? आप स्त्रीलिंग को याद करेंगे, ई, बड़ी ई और री, ये सभी ये जो है 3 स्त्रीलिंग है और बाकी सभी आपके पुल्लिंग हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं। जीव के आधार पर वर्गीकरण। अग्र स्वर कितने होते हैं? ई, री, ए। तालु का मुंह आगे। इसके बाद है मूर्ध्य। मूर्ध्य केवल एक होता है, यानी कि मध्य स्वर। मध्य स्वर जो होता है आपका ए होता है, ये कंठ मध्य से बोला जाता है। पश्च स्वर होते हैं ऊ, ओ, आ, ये सभी पीछे से बोले जाते हैं, पश्च स्वर होते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ जिसको भाई को भी चाहिए तो वो कमेंट कर सकता है, मैं उसको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए एक मेहनत होती है। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।